सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे बेलमेंट के बारे में, जिसमें हम राइट्स ऑफ, पहले ड्यूटीज ऑफ बेली देखे, फिर ड्यूटीज ऑफ बेलर देखे, अब राइट्स ऑफ बेली देख रहे थे। हमने राइट्स ऑफ बेली में सबसे पहले देखा कि उसको अधिकार होता है कि वो किसी एक व्यक्ति को जाके भी गुड्स डिलीवर कर सकता है। फिर अगर बेलर का टाइटल नहीं भी होगा तो भी ही कैन डिलीवर द गुड्स विदाउट इनकरिंग लायबिलिटी टुवर्ड्स ट्रू ओनर। फिर बाकी जो ड्यूटीज थी बेलर की, वही इसके राइट्स हो जाते हैं। जैसे अगर फॉल्ट नहीं बताया, उसके कारण नुकसान हुआ तो क्लेम करना, नेसेसरी एक्सपेंसेस क्लेम करना ग्रेटिशियस बेलमेंट पे फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। फिर अगर बेलर ओनर नहीं है तो वो कोर्ट जाके डिलीवरी नहीं करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और कोर्ट फिर ऑर्डर पास करेगा। तो ऐसे बेसिक राइट्स थे। सेफ डिलीवरी की, डिलीवरी कर रहे हैं हम तो उसकी सेफ कस्टडी की जो पैसे लगेंगे, अगर आगे वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं, थर्ड पार्टी पे एक्शन लिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट राइट, बाकी के राइट्स पे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, दैट इज राइट ऑफ लीन। उसमें भी राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेली को एक्चुअली पर्टिकुलर लीन का राइट मिलता है एंड नॉट द जनरल लीन। तो जनरल लीन बहुत कम केस में मिलता है, पर्टिकुलर लीन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज ऑटोमेटिक, ये चीज बोलना नहीं पड़ता। सो लीन ये राइट ऑफ अ पर्सन है टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, दूसरे के गुड्स अपने पास रखना जब तक के कोई पेमेंट नहीं रिसीव होता। सो अनलेस द क्लेम इज सेटिस्फाइड और सम डेट इज ड्यू टू हिम इज रीपेड। दो प्रकार की लीन है, जिसमें हम पहली लीन हम अभी देखेंगे पर्टिकुलर लीन, फिर जनरल लीन देखेंगे। पर्टिकुलर लीन का मतलब होता है कि सिर्फ वही पर्टिकुलर गुड्स हम रख सकते हैं जिन गुड्स के ऊपर हमने काम किए हैं, जो एज अ बेलमेंट करके हमको दिए गए थे। जैसे कि सनी का एग्जांपल अगर हम दें तो सनी ने जो गुड्स लेके आई, समझो उसने कोई कपड़े क्लॉथ पीस लेके गई और टेलर को बोला कि इसका एक सूट सिल के दे दो। अब टेलर जो है उसको सिल देता है प्रॉपर, सनी जब वापस लेने आती है तो उसने पैसा पे नहीं किया है, 2000 रुपए के चार्जेस बताए गए थे वो पे नहीं किया, तो टेलर उसको गुड्स देने से मना कर सकता है, ये लीन है। बट इसको हम पर्टिकुलर लीन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसी पर्टिकुलर गुड्स को वो रख सकता है जिसके चार्जेस ड्यू हैं। समझो उसने 3-4 कपड़े दे के गई होगी, उसमें से 3 कपड़ों के उसने पैसे दे दी तो वो वापस करना पड़ेगा। सिर्फ जिसके पैसे नहीं मिले वही वाले गुड्स रखे जा सकते हैं, तो ओनली दैट पर्टिकुलर गुड कैन बी केप्ट। वो स्पेसिफिक गुड्स रखे जा सकते हैं जिसके ऊपर चार्जेस ड्यू थे। कई बार ऐसा हो सकता है कोई पुराने चार्जेस बचे हैं, पुराना कोई पैसा नहीं दिया था, तो उसके लिए ये वाले गुड्स पे लीन नहीं मिलता। तो ये इसीलिए पर्टिकुलर लीन है, ओनली दैट पर्टिकुलर गुड्स कैन बी केप्ट और ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज, वही चार्ज के लिए आप उसके गुड्स रख सकते हैं। कोई पुराने चार्ज होंगे उसके लिए आप गुड्स नहीं रख सकते। इसकी कुछ खास बातें हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 170 डिफाइन करता है पर्टिकुलर लीन मींस द राइट टू रिटेन ओनली दैट पर्टिकुलर गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द चार्ज रेंडरिंग, चार्ज भी कौन सा, रेंडरिंग एनी सर्विस इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ स्किल और लेबर इज ड्यू। सिर्फ कस्टडी चार्ज होगा तो अगेन उसके लिए आपको ये राइट नहीं मिलता। कस्टडी चार्ज में सिर्फ रखने के लिए दिया था और उसका पैसा लेना बचा है तो वहां पे लीन नहीं मिलता। लीन तभी मिलता है जब उस चीज पे कुछ कार्य किया गया होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक तो सनी वाला, दूसरा एक और एग्जांपल दिया था मैंने सोनार वाला, गोल्ड स्मिथ है, उसके पास हमने गोल्ड लेके गए, उसने उस पर कुछ कार्य किया है तो उसने उस पर कोई तो भी वर्क ऑफ लेबर और स्किल एक्सरसाइज किया है। सो लेबरस वर्क भी हो सकता है या स्किलफुल वर्क भी हो सकता है, बट काम किया गया होना चाहिए। सिर्फ कस्टडी चार्जेस होगी तो उसके लिए कोई भी लीन नहीं मिलेगा। So the right can be exercised so long as the remuneration in respect of specific goods has not been paid. Illustration दिया हुआ है आपको, where A delivers a rough diamond to B. तो हीरा जो होता है वो डायरेक्टली आपको पता है वो ऐसा का वैसा तो नहीं निकलता, आड़े टेढ़े कोई भी शेप में आता है, उसको फिर तराशना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे एक आड़ा टेढ़ा हीरा था, वो ले जाके उसने दिया ज्वेलर को और उसको बोला कि इसको कट करके पॉलिश कर दो। तो कट पॉलिश करने के बाद उसकी जो शाइन है वो क्लियरली हमको पता लगती है, विच इज अकॉर्डिंगली डन, जो की गई। बी अब अगर पैसा नहीं देगा, ए अगर उसका पैसा नहीं पे करता है, जो ये कार्य किया गया उसमें कट करना पॉलिशिंग करना, तो बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन, स्टोन मींस डायमंड,
हीरे की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं सर स्टोन कहां से आया, तो डायमंड को स्टोन बोल रहे हैं, ठीक है। टिल ही इज पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड, ठीक है। बेली को पर्टिकुलर लीन मिलता है, ये आपका बेसिक रूल है, जनरल रूल। बेली हैज अ पर्टिकुलर लीन व्हेन ही हैज रेंडर्ड इन सर्विस अपॉन एन आर्टिकल इन एंड इज एंटाइटल्ड टू सम रेम्यूनरेशन, जब उसने कुछ कार्य किया है और उस पर रेम्यूनरेशन ड्यू है। दैट मीन्स हमेशा ये पैसे के लिए जब काम करेंगे तभी ये लीन की बात आती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, एक तो वो स्पेसिफिक गुड्स रखे जा सकते हैं जिसपे काम किया गया है, जिसके ऊपर चार्जेस ड्यू हैं, ये ऑटोमेटिक है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती, और कार्य किया गया होना चाहिए, वर्क इज टू बी डन, भले वो स्किलफुल वर्क हो या लेबरस वर्क हो, बट वर्क किया गया होना चाहिए। सो काम किया है तभी लीन एक्सरसाइज की जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं आगे। बेली को पर्टिकुलर लीन प्राप्त होती है। अगर मैं पूछूं कौन सी लीन मिलती है तो पर्टिकुलर लीन, ठीक है, ये जनरल रूल है। बहुत कम केसेस में जनरल लीन मिलती है, वो ऑटोमेटिक नहीं होती, वो बोलना पड़ता है, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तब मिलती है जनरल लीन। तो पहले पर्टिकुलर पे ही चर्चा करते हैं, फिर जनरल पढ़ते हैं। सो व्हेन he has rendered in his service upon an article and is entitled to some remuneration for it according to the terms of the contract between him and the other party. फिर the following limitations upon Bailey's particular lien, that means कब कब लीन नहीं मिलेगी। लिमिटेशन का मतलब है ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, इन केसेस में लीन नहीं मिलेगी। पर्टिकुलर लीन तभी मिलेगी only if the service rendered by the Bailey is one involving exercise of labor or skill। जैसा कि मैंने बोला, कुछ काम किया गया होना चाहिए, सिर्फ गुड्स रख दी है, उसकी कस्टडी चार्जेस मांगे जा रहे हैं तो उसके लिए लीन नहीं मिलती। जैसे गाय वाला केस है, उसमें कोई लीन नहीं मिलेगी, ठीक है। लीन कब मिलेगी? जब कुछ कार्य किया गया हो। There is no lien for custody charges or other charges for work not involving labor or skill। जिसमें हमने कुछ कार्य नहीं किया है, ऐसे गुड्स के ऊपर कोई लीन प्राप्त नहीं होगी। पर्टिकुलर लीन सिर्फ तब मिलती है जब कोई गुड्स पे कार्य किए गए हैं। तो इसलिए बेस्ट एग्जांपल है आपके पास या तो ज्वेलर वाला या फिर सनी वाला। तो ये दो एग्जाम्पल में से कोई भी एक ध्यान रख सकते हैं। तो वो 4 एग्जाम्पल से ही पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। तो इसीलिए हमने शुरुआत में 4 एग्जाम्पल देखे थे। तो जो डायग्राम्स बने थे उसमें 4 एग्जाम्पल थे, वो 4 एग्जाम्पल सब चीज आपको समझा सकते हैं। कहीं हो सकता है आपको कोई चीज कार के एग्जाम्पल से नहीं समझे, सिर्फ गाय के एग्जाम्पल से समझेगा, और इसीलिए हमको अलग अलग एग्जाम्पल लेना पड़ा था। जैसे ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो वो गाय के एग्जाम्पल से समझता है। अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। फिर the right of lien cannot be exercised until the services have been performed in full। अगेन सनी वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर टेलर ने ही अपना काम पूरा नहीं किया, सनी जाती है और गुड्स वापस लेने के लिए वो क्लेम करती है, लेकिन टेलर ने काम नहीं किया, प्रॉपर स्टिचिंग नहीं हुई है, अभी तक काम होने का ही है, तो यहाँ पे कोई लीन नहीं मिलेगी। सनी बोल सकती है इतने दिन से काम पड़ा है, आपने किया नहीं तो मेरे गुड्स वापस कर दो। जब कार्य आगे वाला पूरा करेगा तभी तो उसको राइट मिलेगा। तो राइट कब मिलता है? जब हमने अपना काम पूरा किया, तब हमको अधिकार मिलेगा। अगर हमने ही अपना काम पूरा नहीं किया तो हमको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता। तो वही चीज है, राइट ऑफ लीन ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक सर्विस आपने पूरी नहीं दे दी है। अगर सर्विस पूरी दोगे तभी आपको ये राइट मिलेगा। When the bailey has done only a part of the work, आधा काम किया है contracted for, he cannot claim lien on for part payment। तो पार्ट पेमेंट की कोई लीन प्राप्त नहीं होती। जैसे ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसको कटिंग और पॉलिश दोनों करने बोला था, उसने सिर्फ कट करके दिया है वापस, तो ऐसे केस में हम उसको पॉलिशिंग नहीं किया है, आधा काम किया है, तो उसको हम लीन नहीं देंगे। दैट मींस ही कैन नॉट एक्सरसाइज लीन, ही विल हैव टू डिलीवर द गुड्स। हम ये नहीं बोल रहे उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो बाद में कोर्ट जाके जरूर चार्जेस क्लेम कर सकता है कि मैंने हीरे को कट किया था, उसका मुझे पैसा दो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। वो क्लेम जरूर कर सकता है, बट उसको लीन नहीं मिलती, तो गुड्स रखने का अधिकार नहीं मिलता। तो आपको अब ये चीज अच्छे से समझ गई होगी, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने वैसे देखे थे। तो मैंने वहां पे भी आपको चीख चीख के बताया था कि लीन चले गई, राइट ऑफ स्टॉपेज चला गया, इसका ये मतलब नहीं पैसा डूब गया, इसके बाद भी हमको चार्जेस लेने का अधिकार होता है बाय फाइलिंग अ सूट। ये चीज वहां पे भी मैंने चीख चीख के बताया था। चीख चीख के मीन्स बोलने का मतलब है अच्छे से बहुत डीप में बताया था, ठीक है। यहां पे भी ध्यान रखना है आपको कि कार्य पूरा किया गया है तभी आप क्लेम कर पाओगे। पार्ट पेमेंट के लिए लीन नहीं, पार्ट वर्क के लिए लीन नहीं मिलती। फिर लीन कैन नॉट बी क्लेम्ड अगर क्रेडिट पीरियड दिया है तो।
ये भी हमने पढ़ चुके हैं। क्रेडिट पीरियड है तो लीन नहीं मिलती, क्योंकि जब बात ही ऐसी हुई थी, समझो सनी गरीब आदमी औरत है, आदमी औरत जो भी है, आप सनी कौन सा उठा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सनी जाता या जाती है और यहां पे उसने गुड्स दे दिए, क्लॉथ पीस दे दिया। अब उसको बोला गया, टेलर ने बोला कि मैडम यहां पे एक हफ्ते का टाइम ले लो, 7 डेज, 7 दिन में, समझो 1 तारीख को इसने गुड्स लेके गई और 7 तारीख को इसको गुड्स सिल के मिलने वाले हैं, यहां पे वो डिलीवर हो जाएंगे, डिलीवरी ऑफ सूट। लेकिन क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था तो इसने टेलर को बोली कि टेलर भैया देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कोई अच्छे मूवीज चल नहीं रही, कोई पैसा आ नहीं रहा, तो एक काम करो मेरे को क्रेडिट पीरियड दे दो, आप मुझे गुड्स तो दे देना बट मैं पेमेंट करूंगी 15 तारीख को। यहां पे पेमेंट करने की बात हुई है। जब बात ही हुई है कि पेमेंट यहां पे किया जाएगा, तो इसके पहले तक कभी भी गुड्स लेके आ सकते हैं हम विदाउट पेइंग द प्राइस। यही चीज हमने पढ़े थे इवन जब सेल ऑफ गुड्स में लीन पड़ा था। अगर एग्रीमेंट ही किया गया है जिसमें बोला गया है कि आपको क्रेडिट पीरियड है, तो जब तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक के आपको लीन नहीं मिलेगी, यहां लीन नहीं मिलती। लेकिन हाँ, यहां तक भी अगर हमने पेमेंट नहीं किया और गुड्स भी नहीं लाए थे, तो इसके बाद क्योंकि यहां पे क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो यहां पे पेमेंट करना था, यहां एक्सपायर हो गया, तो इसके बाद से लीन प्राप्त हो जाएगी। तो वही चीज लिखी है, लीन आप तब नहीं क्लेम कर पाओगे जब एग्रीमेंट टू पे मनी ऑन अ फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट पे पेमेंट करने की बात हुई है। दैट मीन्स इसी को हम सिंपल टर्म्स में देखें तो क्रेडिट पीरियड इज ग्रांटेड। तो जब तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक के आपको लीन नहीं मिलती। अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखे थे, आप उसका वीडियो जाके देख सकते हैं, तो उसके वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहां पे भी, ए गिव्स क्लॉथ टू बी अ टेलर टू मेक इनटू अ कोट, तो वही सेम एग्जाम्पल है। तो ए ने क्लॉथ ले जाके दिया और उसका कोट बना के चाहिए उसको, कोट सूट। B promises A to deliver the coat as soon as it is finished, तो जब भी फिनिश हो जाएगा, मान लो 7 दिन में वो वापस कर देगा, and give 3 months credit for the price, और उसने 3 महीने का क्रेडिट दे दिया। तो ऐसे केस में लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो B is not entitled to retain the coat until he is paid। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पीरियड है। हाँ, लेकिन क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है और अब आपने गुड्स नहीं लाए, तो उसके बाद जरूर वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, फिर लीन कब तक आपको मिलेगा? आपका एक बेसिक रूल और पढ़ा था आपने, वंस द पोजीशन इज लॉस्ट लीन इज लॉस्ट, क्योंकि लीन का मतलब ही है राइट टू रिटेन द पोजीशन। सो जब तक आपका पोजीशन है तभी तक आप लीन रख सकते हैं, एक बार पोजीशन जा चुका है तो यू कैन नॉट रिटेन इट। इसलिए लीन का बेसिक रूल होता है एक बार पोजीशन गया तो लीन गई। सो लीन पोजीशन तक ही होती है। सो द लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली सो लॉन्ग एज the goods are in the possession of the bailee. If the possession is lost for any reason, किसी भी वजह से अगर possession खत्म हो गया, the lien is also lost. So ये भी सेम रूल है, क्योंकि लीन के रूल्स बेसिक वही निकल के आएंगे, आप सेल ऑफ गुड्स पढ़ो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो। वैसे देखा जाए तो सेल ऑफ गुड्स में भी लीन के राइट्स यहीं से आते हैं। ठीक है, तो जितने भी जगह लीन पढ़ते हो, ये जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए हैं लीन, यहीं से आते हैं ज्यादातर जगह पे। ठीक है, फिर राइट ऑफ लीन डिफीट हो सकता है या एक्सक्लूड किया जा सकता है बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। जैसे समझो सनी गुड्स लेने जाती है और पैसे लेके नहीं गई, अब टेलर बाबू को दया आ जाती है कि यार इसके पास, बेचारे के पास पैसे भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है, बोलता है ठीक है बहन जी आप ले जाओ, आप पैसे बाद में देते बैठना, आप ले जाओ। तो अगर वो चाहता है तो ही कैन विड्रॉ द लीन, he can abandon the lien। so वो खुद से अगर छोड़ना चाहे तो लीन छोड़ सकता है। ठीक है, तो इट में बी डिफीटेड और एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। आप उसके विपरीत एग्री करना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, अगर वैसा चाहे वो तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इंसानियत होना चाहिए, है बेचारे टेलर में, अच्छा व्यक्ति होगा। So where the bailee delivers the goods without receiving his remuneration,
he has the right to sue the bailor। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने गुड्स दे भी दिए, that does not mean आपका राइट खत्म हो गया। he still has a right to sue the bailor। in such a case particular lien may be waived। पर्टिकुलर लीन तब भी खत्म हो जाएगी अगर टाइम पे काम पूरा नहीं किया गया। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ाई, अगर आपने पूरा काम नहीं किया तो यहाँ पे भी लीन नहीं मिलती। ठीक है, तो लीन तभी मिलेगी जब पूरा काम हमने किया है। अगर हमने वर्क कंप्लीट नहीं किया तो लीन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई पर्टिकुलर लीन। सो पर्टिकुलर लीन के कुछ खास बात है कि ये वही गुड्स रख सकते हैं, वही स्पेसिफिक गुड्स जिनके ऊपर हमने काम किया है। ये ऑटोमेटिक होती है, इसको बोलना नहीं पड़ता, एंड वर्क ऑफ लेबर और स्किल इस पे किया गया होना चाहिए। बाकी बेसिक रूल तो वही है जो हमको पता थे कि वंस द पोजीशन इज लॉस्ट लीन इज लॉस्ट, क्रेडिट पीरियड जब तक है तब तक लीन नहीं मिलती। तो वो सब वैसे के वैसे पॉइंट्स लगेंगे। आप चाहो तो इसके आगे ऐड कर सकते हो, वैसे वो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो चीज देख चुके थे। ठीक है, अब जनरल लीन क्या होती है? जनरल लीन जो होती है ना, इट इज फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। That is, any goods can be kept for any payment। कोई भी गुड्स रखे जा सकते हैं कोई भी पेमेंट के लिए। जैसे कोई पुराना भी पेमेंट बचा हुआ है उसके लिए हम अभी के गुड्स को रख सकते हैं, बट इट इज नॉट ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक नहीं होती। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट ऑटोमेटिक। दैट मीन्स ये चीज बोलना या लिखना पड़ेगा। दैट इज इट अराइजेस बाय कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बैंक के केस में होता है, आपने कोई भी पैसा अगर पे नहीं किया तो बैंक आपके कोई भी गुड्स को रख सकता है। उनके पास कोई भी गुड्स रहे वो उसको उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकता है। तो ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये तब भी मिलती है जब लेबर और स्किल इन्वॉल्व नहीं है, बट इट इज अवेलेबल ओनली टू सर्टन काइंड्स ऑफ बेलीज। हर बेली को यह अधिकार नहीं मिलता, ये बहुत कम बेलीज को मिलता है। कौन कौन से? तो वो चीज लिखी हुई है, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे फैक्टर्स हो गए, एजेंट हो गए, ब्रोकर्स हो गए, इन लोगों को मिलता है। एडवोकेट्स हो गए, सो एडवोकेट भी एक प्रकार का एजेंट ही होता है, तो उसको ये मिलता है। सो वारफिंजर हो गया, तो उनको ये वाले लीन एक्सरसाइज करने का राइट मिलता है। जैसे वारफिंजर को अधिकार होता है, आपको पता है कि वार्फ को यूज करने के चार्जेस होते हैं। समझो मेरे गुड्स आए इस वार्फ पे, मेरी शिप आई, ये शिप से गुड्स अनलोड हो गए, ये गुड्स मैंने लेके भी चला गया और इसके चार्जेस मैंने पे नहीं किया वारफिंजर को। दूसरे बार फिर से ये वाले गुड्स तो जा चुके हैं, दूसरे बार फिर से दूसरी शिप आई, उसमें से गुड्स आए और वो गुड्स फिर से अनलोड होके रखे हुए हैं। ऐसे केस में ये वाले गुड्स जो सेकेंड टाइम आए हैं उसके ऊपर भी लीन एक्सरसाइज कर सकता है वारफिंजर। तो वारफिंजर बोल सकता है तुम्हारे जो पुराने गुड्स लेके गए थे उसके चार्ज पे नहीं किए तो मैं ये वाले गुड्स तुमको ले जाने नहीं दूंगा। सो ये जनरल लीन है, जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए है। भले ही ये वाले के चार्जेस, अभी जो गुड्स आए उसके चार्जेस वो पे करने को तैयार है, बट जो पुराने गुड्स जा चुके हैं उसके चार्ज नहीं पे किया तो भी ये लीन मिलती है। तो जो गुड्स पहले आए थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आए थे, उसके हमने चार्ज नहीं पे किए, सेकेंड टाइम फिर से दूसरे गुड्स आए, उसके भले ही चार्ज पे कर दिए तो भी ये लीन एक्सरसाइज कर सकेगा, बिकॉज ये जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए है। कोई पुराना भी बैलेंस बचा होगा तो उसके लिए इसको ये लीन मिलती है, बट ये लीन बहुत ही कम केसेस में मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है। ये मिलती है एक तो बैंकर को, वारफिंजर को, जैसे अपन ने वारफिंजर का एग्जांपल लिया, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, अटर्नीज मींस एडवोकेट्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स एक प्रकार के एजेंट होते हैं, एजेंट बोल सकते हैं आप डायरेक्टली, एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। सो इनको लीन मिलती है। जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये कोई भी गुड्स रख सकते हैं आपके। जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट की कोई फीस पे नहीं कर रहा है तो वो एडवोकेट कोई भी गुड्स को अपने पास रख सकता है। कोई पुराने भी गुड्स होंगे तो उसको भी अपने पास में रख सकता है। ठीक है,
सो इवन यहाँ पे गुड्स छोड़ो, कोई प्रॉपर्टी होगी उनको भी रखे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के कागज देने से मना कर सकता है, ठीक है। सो जनरल लीन एंटाइटल्स द बेली टू रिटेन all the goods of the bailor, all the goods, even other than those on which he has exercised labor or skill. So labor or skill exercise करना भी अनिवार्य नहीं होता। Thus it gives him the rights to hold the goods bailed as security for general balance of account. ये general balance of accounts के लिए है। General lien is a right of one man to retain the possession of goods belonging to another until certain demands, general balance of the person इन पोजेशन इज सेटिस्फाइड। ये जो है ये हमेशा नहीं मिलता, ये मिलेगा ओनली टू सर्टन स्पेशल काइंड्स ऑफ बेलीज एंड नॉट ऑन एवरीवन। हर बेली को ये राइट नहीं मिलता। पर्टिकुलर लीन हर बेली को मिलता है, ये सब बेली को मिलेगा, लेकिन जनरल लीन ये सबको नहीं मिलता। किनको मिलता है? तो सेक्शन 171 के हिसाब से ये मिलता है बैंकर को। बैंक कोई भी एसेट को रख सकता है। समझो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने जाके बैंक से लोन लेके आया, बैंक गया, बैंक से इसने लोन लेके आया और बदले में इसने समझो एक रिंग रख दिया था, गोल्ड रख दिया था इसने बैंक के पास। अब कुछ टाइम बाद जाके उसने ये वाला लोन तो रीपे कर दिया, बट मान लो इसका कोई दूसरा लोन एक और चल रहा है, एक दूसरा लोन लिया था इसने, मान लो कार का लोन। अब ये कार लोन अलग चीज है, बट जब तक कार लोन पे नहीं होता ना, तो ये रिंग के ऊपर अभी भी लीन एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि बैंकर को क्या मिल रही है? जनरल लीन। बट ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये लिखा होता है। तो जनरली बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा होता है, जब हम साइन करते हैं ना, अपन इतनी टर्म्स होती है पढ़ते नहीं, बट उसमें लिखा होता है ये चीजें। सो ये वाली रिंग को वो रख सकता है, इवन दो ये वाला लोन हमने रीपे कर चुके हैं, बट एक कार लोन अभी ड्यू है, पेंडिंग है और हम रीपे नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे इस रिंग को अपने पास रख सकता है, क्योंकि उसको जनरल बैलेंस की लीन मिलती है। स्पेसिफिक गुड्स रखने की लीन नहीं है, पर्टिकुलर लीन नहीं है। पर्टिकुलर लीन होती तो सिर्फ ये वाले लोन के लिए ये रिंग रख सकते थे, वो भी जब काम किया गया होता तब। सो यहाँ पे बैंकर्स को मिलती है, ये वारफिंजर्स को मिलती है, हाई कोर्ट के वकील जो होते हैं, अटर्नीज होते हैं, वैसे इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वालों को मिलती है, बट कानून में यही लिखा है अटर्नीज। अटर्नीज मींस वकील बोल सकते हो आप, एडवोकेट्स, ठीक है। फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है एजेंट्स, तो ये एडवोकेट, एजेंट्स। पॉलिसी ब्रोकर्स, कोई पॉलिसी ब्रोकर है, उसको अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही तो वो लीन रख सकता है। सो कोई प्रॉपर्टी होगी उसके पास इंश्योरेंस कंपनी की, तो वो भी रख सकता है वो, तो उसको भी ये लीन मिलती। इवन अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट लिखा है, बट इसमें सीए लोग भी कवर होते हैं, सीए को भी ये राइट मिलता है। जैसे सीए है, अगर सीए ने उसने काम कर दिया, आगे वाले पैसे नहीं देते हैं, बोलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, ओरिजिनल वापस कर दो, तो हम मना कर सकते हैं। बट जनरली वो बोल के होगा तभी, तो बोल के या लिख के होना चाहिए तभी। अगर हमने नहीं बोला तो ऑटोमेटिक नहीं मिलती है लीन। सो जनरली ऐसा डीम्ड भी होता है कई बार कि भाई पैसा नहीं दिया तो हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, सो हम रिफ्यूज कर सकते हैं। सो ये अटर्नीज में इवन अपन लोग भी कवर होते हैं। वैसे यहाँ अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट लिखा है, बट इस पे केसेस हुए जिसमें बोला इवन सीएस भी कवर होते हैं। सीए को भी वकील जैसे ही मानते हैं बहुत लोग। अगर आप कोई बुजुर्ग लोगों से पूछोगे तो वो वकील नहीं, सीए नहीं बोलेंगे, वकील ही बोलेंगे कि हमको अकाउंट्स का काम कराना है, टैक्स फाइल कराना है, वकील साहब के यहाँ जाना है। सो मेरे भी कोई क्लाइंट है, मेरे को वकील साहब ही बोलते हैं अभी भी, जबकि सीए है अपन, बट उनके लिए एक ही बात है कि अपन लीगल एक्सपर्ट होते हैं तो अपने को कानून पता है, तो वकील ही बोलते हैं वो लोग अपने को। तो ऐसा है, तो एडवोकेट्स को ये मिलती है जनरली। फिर सच बेलीज कैन रिटेन ऑल द गुड्स ऑफ द बेलर सो लॉन्ग एज एनीथिंग इज ड्यू। कोई भी पैसा अगर ड्यू है तो वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है। एनीथिंग इज ड्यू टू देम। A general lien in all these cases may not exist if there is a contract to contrary. In fact, हमने ऐसा बोलना चाहिए, जब इसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ये लीन मिलती है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होती, इट इज नॉट ऑटोमेटिक। तो आगे दिया होगा वैसे डिफरेंस में, हाँ दिया है, सो ये पढ़ेंगे अपन। इट इज नॉट ऑटोमेटिक, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है ओनली थ्रू एन एग्रीमेंट, जबकि पर्टिकुलर लीन ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। सो पहले पूरा पढ़ लेते फिर आगे देखते हैं। So bailees falling in categories other than those mentioned above may have general lien if there is express agreement, वो भी कर सकते हैं express agreement से।
Under the right of general lien, goods cannot be sold but can only be retained for the dues unless there is a contract to the contrary. अब कौन कौन को मिल रहा है, तो ये जो ऊपर लिखा है बैंकर, तो ये बैंकर कौन है, वारफिंजर कौन है, ये सब समझाया है, वैसे आपको पता है बट पढ़ लेते हैं एक बार. सो बैंकर हैज अ जनरल लीन ओवर all forms of commercial papers deposited by or on behalf of customer in ordinary banking business in respect of any balance that may be due from such customer. It has been considered as an implied pledge. तो implied रहता है, मान लिया जाता है. It attaches to all goods and securities deposited with them as bankers by a customer or by a third person on customer's account. Even third party ने कोई payment दिया है customer के लिए, तो उसके ऊपर भी lien exercise कर सकते हैं. फिर वार्फिंजर, ये आपको मैंने समझाया था जब हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था. वार्फ क्या होता है, तो वार्फ एक प्लेस होती है अलोंग साइड वाटर, प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, वहां पे रखने की जगह नहीं होती, तुरंत कुछ टाइम में उसको रीजनेबल टाइम में ले जाना पड़ता है. तो इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स. एंड वार्फिंजर इज द वन हु कीप्स ओन्स और कीप्स अ वार्फ. तो जो उसका केयर टेकर होता है उसको हम वार्फिंजर बोलते हैं. वार्फ इज मियरली अ ट्रांजिट पॉइंट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट होता है, वहां पे स्टोरिंग करने की जगह नहीं होती. वार्फिंजर हैज जनरल लीन ऑन द गुड्स बेल्ड टू हिम अंटिल हिज चार्जेस फॉर द यूज ऑफ वार्फ आर पेड. अटर्नीज, एन अटर्नी और अ सॉलिसिटर, तो वही सॉलिसिटर, एडवोकेट, लॉयर एक ही चीज है, who is engaged by a client is entitled to general lien until a fee for his professional service and other costs incurred by him are paid. The right is available for goods that come into his hands while acting as attorney. और factors, factors means एक agent who is entrusted with possession of goods for the purpose of selling them for the principal. So कोई भी एजेंट को ये लीन मिलती है, हम एजेंसी में भी आगे पढ़ेंगे. So एजेंट को अगर उसका हमने पैसा नहीं दिया तो वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है. So अगला चैप्टर हमारा जो रहेगा उसमें हमको एजेंसी के बारे में पढ़ना है. He has a general lien on the goods of his principal for his balance of accounts against the principal. तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार. Difference between general and particular lien. General lien, it is a right to detain or retain any goods of the bailor for general balance of the account outstanding. Particular lien is exercisable only on such goods in respect of which charges are due. General lien automatic नहीं होती, but it is recognized through an agreement. It is exercised by bailey only by name. Only by name means particular contract के थ्रू ये किया जाता है. And particular lien is automatic. ये बोलने की जरूरत नहीं होती. It can be exercised. General lien can be exercised against goods even without involvement of labor or skill. लेकिन पर्टिकुलर लीन में तभी हम रिटेन कर सकते हैं जब कोई लेबर और स्किल का पैसा ड्यू है. बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंजर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, इनको जनरल लीन मिलती है, या एडवोकेट्स. और पर्टिकुलर लीन हर बेली को मिलती है. बेली, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, प्लेजी, अनपेड सेलर, पार्टनर, एजेंट, ये सबको पर्टिकुलर लीन मिलती है. ठीक है, यहाँ पे अब एजेंट दोनों में आता है. तो जनरल हम ये एजेंसी में पढ़ेंगे कि वैसे फैक्टर्स को जनरल लीन मिलती है, एजेंट्स को मिलती है. सो ये पर्टिकुलर लीन अपन आगे अलग से फिर से पढ़ेंगे जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. सो अभी बेसिक बाकी चीजें ध्यान रखो. तो एजेंट को दोनों में कवर किया जाता है. सो वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, तो ये हम पढ़ क्या रहे, हम एक्चुअली लीन नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे राइट्स ऑफ बेली. तो बेली को अधिकार है राइट ऑफ लीन, और जनरली उसको कौन सा लीन मिलता है, तो पर्टिकुलर लीन. और ये बोलना नहीं पड़ता. इसकी खास बात है कि ये बाय ऑटोमेटिक होता है, ये कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड तब मिलता है जब आपने कोई कार्य किया है जिसपे एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल का कोई पैसा ड्यू होगा, तो उसी पे ये मिलता है. फिर बाकी के बेसिक पॉइंट्स है, वंस द पोजीशन इज लॉस्ट, लीन इज लॉस्ट, क्रेडिट पीरियड है तो लीन नहीं मिलेगी. तो वो सब जो बेसिक पॉइंट्स आपने पढ़े वो वैसे के वैसे अप्लाई होंगे. ठीक है, सो ऐसा है. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो. रटने की जरूरत नहीं है. कई लोग सोच रहे होंगे सर ये राइट्स कैसे याद रखेंगे एकदम लाइन से,
तो ऐसा करना भी नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कि पूरे राइट्स और लायबिलिटीज को, ड्यूटीज को एकदम रटे रहे। आपको केस स्टडीज बना के पूछी जाएगी। केस स्टडीज में दिया जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे के पास गुड्स रखा, उसने वो गुड्स को मिक्स कर दिया। ऐसा केस स्टडी दी जाएगी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर राइट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा लाइन से याद रहना चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं है। लाइन से याद रखने की जरूरत नहीं है। इवन इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि आप वो चीजों को रटो, तो इसीलिए केस स्टडी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी पहले एक जमाना था जबकि हर प्रकार के क्वेश्चन आते थे, थेरोटिकल भी आते थे, केस स्टडीज भी आती थी। बट आप अभी के जितने भी पेपर्स आप उठा के देखो, ओल्ड कोर्स के भी देखोगे तो भी 90% केस स्टडीज ही आती है, सिर्फ 10% डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूट का मकसद है कि आप उसको अप्लाई कर पाए, रटना ये मकसद नहीं है। और रियल लाइफ में रटने का मकसद भी कुछ आता भी नहीं, आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब तो ऐसे ऑनलाइन ही अवेलेबल है, बट उसको अप्लाई कैसे करना वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा रटा रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। रटने के लिए तो एक्सपर्ट सिस्टम्स है, उसी से आप आंसर पूछो वो खुद ही बता देता है। जितनी इंफॉर्मेशन वाली चीज है वो खुद ही अप्लाई कर देगा। जैसे चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप उससे सवाल पूछो वही आपको आंसर दे देता है। लेकिन माइंड अप्लाई करना वो हमारा मेन मकसद है, और उसी पे इंस्टीट्यूट भी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, फिर राइट्स ऑफ बेलर। तो हमने पहले देखा ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ बेलर, फिर राइट्स ऑफ बेली, अब राइट्स ऑफ बेलर। अब बेलर को बाकी के राइट्स तो वही सेम है, ये वाले राइट्स जो ड्यूटीज ऑफ बेली है वो राइट्स ऑफ बेलर बन जाएंगे। तो ये पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या ड्यूटीज थी बेली की, तो आपको याद होगा बेली की जिम्मेदारी थी गुड्स का रीजनेबल केयर करना, ये राइट होगा बेलर का। तो बेलर का अधिकार है कि अगर वो रीजनेबल केयर ना करे तो वो उससे एक तो बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है, साथ में डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फिर राइट टू नॉट टू मिक्स, मिक्स नहीं करना, अनऑथोराइज यूज नहीं करना। आप देखो वही सब चीजें, पहला है ये रीजनेबल केयर है, अगर निग्लिजेंट है दैट मीन्स वो रीजनेबल केयर नहीं बता रहा है, रीजनेबल केयर नहीं बताया, तो ऐसे केस में उससे पैसा क्लेम कर सकते, डैमेजेस। दूसरा है उसकी जिम्मेदारी क्या थी, अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना, अगर अनऑथोराइज्ड यूज करेगा कोई डैमेजेस होंगे तो वो रीपे करेगा। ठीक है, फिर तीसरी ड्यूटी थी मिक्स नहीं करना, अगर उसने अनऑथोराइज मिक्सिंग कर दिया है तो वहां पे भी उसकी जिम्मेदारी है पैसा रीपे करो। डिमांड, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स, उसकी जिम्मेदारी थी रिटर्न करना, इसका अधिकार है रिटर्न मांगना। उसकी जिम्मेदारी थी नेचुरल एक्रीशंस भी वापस करना, इसका राइट है नेचुरल एक्रीशंस मांगना। ठीक है, जो बेली की ड्यूटीज थी वही राइट्स ऑफ बेलर हो गए। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बेली आर द राइट्स ऑफ बेलर। बेलर कैन एनफोर्स बाय सूट ऑल द ड्यूटीज ऑफ बेली, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एज हिज राइट्स। टू रिकैपिटुलेट, बेलर को क्या क्या अधिकार मिलेंगे वो आगे आपको दिए हैं। पहला, राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस कॉज ड्यू टू निग्लिजेंस। दूसरा, राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम और ड्यूरिंग अनऑथोराइज्ड यूज। राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस कॉज ड्यू टू अनऑथोराइज्ड मिक्सिंग। राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एज सुन एज द टाइम फॉर विच द time has been expired or the purpose has been accomplished, and right to claim any natural accretions। ठीक है, एक और था नॉट टू डिफीट टाइटल, तो वो तो रह गई, वो ऊपर दिखेगा ही आपको। चलो देखते हैं बाकी। इसको एक और राइट होता है राइट टू टर्मिनेट, एक्चुअली ये भी राइट टू टर्मिनेट है, ये भी राइट टू टर्मिनेट है। इसको एक डायग्राम से मैं बता देता हूं, अगेन आपके आगे ये बहुत काम आएंगे। बेलर्स राइट टू टर्मिनेट, हम बेलर के बारे में बात कर रहे हैं। बेलर्स राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट। तो बेलर को राइट होता है कि वो बेलमेंट टर्मिनेट करे, दैट मीन्स ही कैन डिमांड बैक द गुड्स। कब कब, तो दो केसेस में, ये बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद तो उसको राइट है ही, राइट टू डिमांड द गुड्स बैक, तो वो तो है ही। स्केल पट्टी है तो यूज करना चाहिए।
डिपेंड करेगा बेलमेंट किस प्रकार का है। अगर ग्रेटिशियस है तो अलग राइट्स हैं, और नॉन ग्रेटिशियस है तो अलग राइट्स हैं। ग्रेटिशियस बेलमेंट में मैंने आपको पिछली क्लासेस में चीख चीख के बताया था, बेलर हैज अ राइट टू टर्मिनेट एनी टाइम। इसको कभी भी टर्मिनेट करने का अधिकार होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने 7 दिन के लिए कार लेके गए थे, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, तो मुझे ये राइट है मैं कल ही जाके आपको बोलूं कि मेरे गुड्स वापस कर दो। सो ये मेरा राइट होता है। इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट द बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट एनी टाइम, कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। इवन आपने कुछ गलत नहीं किया तो भी, तब भी ये टर्मिनेट करने का अधिकार है। बट यहां पे साथ में ये राइट है, राइट टू टर्मिनेट एनी टाइम, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी है, ऑल्सो लायबल। हम किसकी बात कर रहे हैं? बेलर की बात कर रहे हैं। बेलर इज ऑल्सो लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेली इफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन has caused loss to him in excess of benefit received. सो राइट तो है ही, बट साथ में लाइबिलिटी भी रहेगी कि मैंने अगर टर्मिनेट किया और उस वजह से आपको नुकसान हो गया, और कितना नुकसान? फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया, तो फायदा कम हुआ और नुकसान ज्यादा हो गया। सो ऐसे केस में जितना एक्स्ट्रा नुकसान है वो मैं रीपे करूंगा। वो एग्जांपल देखे थे अपन ने, 7,000 रुपए आपको लगे होते हैं, बट एक्चुअल में लग गए 7,200 रुपए, तो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा लगे वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो वो मैं आपको रीपे करूंगा। सो सेम एग्जांपल है, ग्रेटिशियस बेलमेंट था वो, मैंने आपको कार यूज करने दिया था 7 दिन के लिए, 1,000 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपए आपके बच गए, लेकिन मैंने दूसरी दिन वो टर्मिनेट कर दिया। अब 7 बचे थे, लेकिन एक्चुअल में जब आपने देखा तो अब आपको 1,200 रुपए लग रहे, और 6 दिन के आपको टोटल लग गए 7,200 रुपए। तो ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा लग गए वो मुझसे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये वहां पे आपकी यानी आपका राइट है और मेरी ड्यूटी है, तो ये मेरी ड्यूटी आ गई, मैं लायबल हूं, दैट मीन्स ये मेरी ड्यूटी है। तो राइट के साथ में यहाँ ड्यूटी भी जुड़ी हुई है। बट अगर लॉस होगा तो, अगर लॉस नहीं हुआ तो कोई ड्यूटी नहीं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी ड्यूटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद है कि नहीं? कल ही पढ़े थे अपन ने, कल की क्लास में पढ़े थे, पूरा डायग्राम भी बनाए थे। अब मैंने शायद मिटा दिया होगा, बट आपके पास बना होगा। ठीक है, फिर नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में उसको टर्मिनेट करने का राइट मिलता है ओनली व्हेन बेली फेल्स इन हिज ड्यूटीज। जैसे कि बेली ने अनऑथराइज्ड यूज कर दिया, मैंने बोला था भाई मेरी कार है, वो कार तुम हाईवे पे मत लेके जाना या बर्डी मेन रोड पे मत लेके जाना। अब मैंने मना किया था, फिर मैंने देखा कि आपने वो कार वहां लेके गए, तो मैं तुरंत जाके उस बेलमेंट को कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे पैसे के लिए भी काम करेंगे तो भी ये किया जा सकता है, ठीक है। सो ये तभी करेंगे हम, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में तो कर ही सकते हैं, ग्रेटिशियस में भी कर सकते हैं, बट ये वाले केस में आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। यहां पे तभी कर सकते हैं जब कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। सो और यहां कोई कॉम्पेंसेट करने की जिम्मेदारी नहीं, तो इसमें कोई भी ड्यूटी में फेल हो सकता है। जैसे उसने अनऑथराइज्ड मिक्स कर दिया, वहां पे मैं टर्मिनेट कर सकता हूं, उसने अनऑथराइज्ड यूज किया तब मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। तो जितने भी ड्यूटीज थी वो सब में से कोई भी गड़बड़ कर रहा है, रीजनेबल केयर नहीं कर रहा है, सो मुझे दिख रहा है उसके गुड्स तो अच्छे घर पे दुकान के अंदर है, मेरे गुड्स वो धूप में पड़े हुए हैं, खराब हो रहे हैं,
तो ऐसे केस में मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। सो बेली को अगर बेली ड्यूटी पूरी नहीं करता है तब टर्मिनेट करने का राइट है। तो आप देखो राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट ये कब मिलेगा आपको? बेलर हैज अ राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट इफ द बेली डज with regard to the goods bailed any act which is inconsistent with the terms of bailment although the term of bailment has not expired or the purpose has not been accomplished। यहाँ कॉमा होना चाहिए और ये आय छोटा होना चाहिए। So bailer has a right to terminate the bailment if the bailee does with regard to goods bailed any act which is inconsistent with terms of bailment although the term of bailment has not expired or the purpose has not been accomplished। इलस्ट्रेशन दिया है, ए गिव्स ऑन हायर टू बी अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। तो उसको बोला था तुम इसको राइड कर सकते हो, बट बी ने क्या किया? ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरियज, उसने वो कैरेज में लगा लिया। सो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो जब अनऑथराइज्ड यूज वगैरह टाइप की चीज हो गई तब राइट मिलता है आपको, फिर वो ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस दोनों में मिलेगा। और यहां पे रिटर्न टू राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एट एनी टाइम, कब? अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो। सो उसमें आप गलत करोगे तब तो राइट है ही, लेकिन गलत नहीं भी करोगे तो भी मैं जाके गुड्स वापस ले सकता हूं। तो शादी वाला एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। When the goods are lent without reward, that is gratuitously, the bailor can demand their return whenever he pleases, even though he lent them for specific purpose or time, and the bailee is not guilty of wrongful use. But if premature termination of goods causes bailee loss in excess of the benefit actually derived by him from such use of goods, then bailor must indemnify the bailee for the amount in which the loss occasion exceeds the benefit received। ठीक है, आप इसके लिए वो सेम एग्जांपल याद रख सकते हैं। अब कहां बनाए हो आपने उसका रेफरेंस डाल दो, ये हमने पढ़ा था यहां पे। सो इसका एग्जाम्पल आपने कहां लिखा है, वो बनाए होंगे एक 7,000 रुपए वगैरह, तो वो आप उसका रेफरेंस डाल के रख दो। सो पेज 26 में .3a, पेज 26.3 उसमें ए। ठीक है, सेम है। एग्जाम्पल दिया आपको, ए बेल्ड होना चाहिए, यहां लिखा नहीं है। His ornaments to be for safe custody for 1 month since he had some guest in his house। So A ने B के यहाँ कुछ ज्वेलरी रख दिया क्योंकि उसके यहाँ कोई खुराफाती गेस्ट आने वाले थे, उठा के ले गए। तो वैसे ही लिखा है ना, एग्जाम्पल तो वैसे ही दिया है। गेस्ट हैव लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, 1 महीने को आने वाले थे, 1 हफ्ते में वो चले गए। ए में डिमांड द रिटर्न ऑफ हिज ऑर्नामेंट्स इवन दो द टाइम ऑफ 1 मंथ हैज नॉट एक्सपायर्ड। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल ये भी दिया है, नहीं तो दूसरा वो कार वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं शादी के टाइम का। ठीक है, फिर राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 180 और 181। राइट टू टेक एक्शन ऑन थर्ड पार्टीज, ये राइट दोनों को है। राइट टू टेक एक्शन ऑन थर्ड पार्टीज, अगर कोई रॉन्गफुल डिनायल करता है, जिसमें हमने पप्पू का एग्जाम्पल देखे थे, पप्पू ने आपको गुड्स ले जाने नहीं दिया और इसके चलते जो मेहमान थे आपके घर पे चिपक गए कुछ दिन और के लिए, और आपको डबल टिकट का खर्चा आ गया। सो आप भी क्लेम कर सकते हैं और मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो मैं भी क्लेम कर सकता हूं। तो ये राइट दोनों को है, राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पर्सन। सेम सेक्शन है 180 और 181, क्योंकि दोनों को सेम राइट सेम सेक्शन के तहत मिलता है। सो यहां पे भी आप पढ़ोगे तो सेम सेक्शन दिखेगा आपको, 180 एंड 181। इफ द पार्टी wrongfully denies the bailee of his right to use the goods, sued by bailor and bailee against wrongdoers दोनों कर सकते हैं। Both bailor and bailee have right to sue a third party who has deprived the bailee to the use or possession of the goods bailed। Deprived यानी दूर रखना, वंचित रखना, so वो उसको यूज नहीं करने दे रहे हैं। Any relief obtained against such deprivation or injury can be shared between the bailor and bailee according to their respective interest। तो जिसका जितना लॉस हुआ होगा वो उतना पैसा शेयर कर लेगा। और बाकी अगला पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। आसान है वैसे सब, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। सो जैसा हमको डर लगता है अरे इंटर से आ गया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आसान है। नेगोशिएबल है एक अलग जो थोड़ा भारी पड़ेगा, उतना भी नहीं पड़ेगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, समझ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है। फिर बेलमेंट को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? वैसे कोर्स बहुत खतरनाक बढ़ गया, आप देख सकते हैं कितने सारी चीज बढ़ गई है, तो एडिशन बहुत है वैसे देखा जाए तो। सो अभी ये पढ़ेंगे अपन, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधा ही हुआ है, फिर इसके बाद एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत बड़ा है वो भी, सो उसमें अपन काफी डीप में जाएंगे। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा है, तो बहुत सारी चीज आई है वैसे देखा जाए तो। सो कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपका। सो जितना ओल्ड फाउंडेशन था उससे कंपेयर करो तो काफी ग्रोथ हो चुकी है, और इंटर का कम हो गया है, तो अच्छी बात है। तो फाउंडेशन पास हो गए तो इंटर पास हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा होता है कि फाइनल थोड़ा इजी जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा फाइनल इजी है, फाइनल इजी जाता है। क्यों? क्योंकि इंटर से कंपेयर करो तो इंटर में आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम मिलता है, अब तो 8 ही मिलता, 9 भी नहीं मिलता। पहले 9 मिलता था क्योंकि एग्जाम होती थी मई और नवंबर में, अब जून और दिसंबर में एग्जाम होती है फाउंडेशन की, और इसीलिए उनको 1 महीने बाद टाइम चालू होता है इंटर का पढ़ने के लिए। तो इसीलिए अर्ली बर्ड होती है हमारी एक, उसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका थोड़ा फायदा होता है टाइम का। नहीं तो 8 मंथ्स में आपको 6 सब्जेक्ट्स करना है, और वो 6 सब्जेक्ट्स काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर एक्स है, तो इंटर में जो आप पढ़ोगे वो 5x हो जाता है, 5 गुना इससे पढ़ना है। और यहाँ 4 महीने का टाइम है, वहां पे आपको 8 महीने में इससे 5 गुना पढ़ना है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा फाइनल इजी है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने बोल दिया अरे इंटर हो गए तो फाइनल हो ही जाता है, ऐसा नहीं। इंटर हो गए तो फाइनल इजी इसीलिए पड़ता है क्योंकि इंटर में आपको 8 महीने में 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, फाइनल में आपको 2-2.5 साल मिलते हैं पूरे वही 6 सब्जेक्ट पढ़ने को। हाँ ऑफ कोर्स वहां डबल हो जाएगा, इंटर से फाइनल डबल है, लेकिन फाइनल में टाइम इतना है ना कि आप 2-2, 4-4 महीने में एक एक क्लास भी लेते हैं और पढ़ते हैं तो इजीली कवर हो जाता है। लेकिन इंटर में मेन तकलीफ आती है। सो इंटर में ये सोच के पढ़ लेना चाहिए कि भाई ये बार पढ़ लिए तो फिर 2 साल एग्जाम देना ही चाहिए, वैसे 3 साल हो जाते हैं। 2 साल आर्टिकलशिप है, 6 महीना प्रिपरेशन रहेगा, और उसके बाद फिर आप मेन एग्जाम दोगे। सो 6 महीना तो वही प्रिपरेशन को लगेगा, तो 2.5 से 3 साल के बीच में आएगा वो। तो आपका फाइनल का, इंटर के बाद फाइनल देने के लिए आपको 2.5 साल के तो गैप मिलना ही चाहिए 100%। बट फाउंडेशन के बाद इंटर देने के लिए आपको सिर्फ 8 मंथ्स की गैप मिलने वाली है। सो वो 8 मंथ्स में 6 सब्जेक्ट्स कवर करना डिफिकल्ट जाता है। तो मैं फिर बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा फाइनल इजी है, नहीं तो आप बोलोगे अरे शशांक सर ने बोल दिया फाइनल तो इजी है, तो ऐसा नहीं बोल रहा, फाइनल इजी है नहीं बोल रहा। बट कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो टाइम और जो एफर्ट्स हैं, तो आपको एफर्ट्स लेने के लिए टाइम बहुत सारा मिलने वाला है। यहाँ पे टाइम कम है इंटर में, और एफर्ट्स आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, इसीलिए सो मुश्किल जाता है थोड़ा। और फाउंडेशन वैसे इजी है कंपैरेटिवली, इंटर से कंपेयर करो तो बहुत इजी है। बट फिर भी अगर नहीं जमता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से पढ़ते हैं तो रिवाइज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जम रहा, प्रेशर ले लिया अपन ने। होता है, सीए एग्जाम्स हैं, कभी कभी होता है कि एक बार अटक सकते, 2 बार अटक सकते, मैं अटका हूं खुद फाइनल में। खैर मैं तो अपने खुद के गलतियों के कारण अटका था। हाँ गोवा गए थे, अच्छा आपको पता है। सो मैं ऐसा फाइनल की एग्जाम थी, फिर मैं पढ़ने वालों में था नहीं, पढ़ पढ़ के बोर हो गया था, अरे क्या कितना पढ़ेंगे, जाने दो अभी। तो मैं छोड़ दिया और मैं जाके गोवा में बैठा था, एग्जाम के 1 महीना पहले जाके गोवा बैठ रहे, मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्ती यारी में ज्यादा आ गया था, मैं इन्वॉल्व हो गया था। सो ये लग रहा था कि ठीक है पढ़ाई तो कर लेंगे, सीए तो बन ही जाएंगे, लेकिन ये दोस्ती वाले दिन थोड़ी वापस आने वाले हैं। सो दोस्ती यारी में फिर टाइम वेस्ट किया मैंने, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है, उसमें भी काफी चीजें सीखने को मिली। आज वही जो दोस्त मेरे हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हर कोई, और मेरे क्लाइंट है सब। सो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बन जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं काम आता ही है। सो कोई रिग्रेट नहीं है उसका। बट फिर भी आपकी क्या है ना, प्रायोरिटीज होती है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है। किसी को रैंक लाना प्रायोरिटी हो सकती है, मैं रैंक लाना सोचता भी नहीं, मैं सोचता पास हो गए ना, इतना 2 बार पढ़ के पास होते, काहे को 10 बार पढ़ना। तो मैं थोड़ा अलग हूँ, तो उसके बदले फिर मैं दूसरी चीज करूंगा, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे, फैमिली को टाइम दे रहे। तो मेरे लिए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाई पैसा भी सेकेंडरी है, तो फैमिली को ज्यादा टाइम देता हूँ। इसीलिए मैं आपको कोई इवेंट में आते नहीं दिखता ज्यादातर, तो क्योंकि मैं जितना टाइम बचा है जीवन का, बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कैंसर हो गया 4th स्टेज में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। बट सबके पास लिमिटेड टाइम है, 10,000 दिन बचे हैं मेरे जीवन के सिर्फ।
अगर मैं 35 साल का हो गया, अगर और 30 साल भी पकड़ लो तो 30 साल यानी 10,000 दिन, एक साल में 365 दिन, 10 साल में 3,500, तो ऐसा 3.5 पकड़ के 30 साल पकड़ लो, 35 का हो गया, 65 70 तक जिएंगे, तो गिनती के दिन बचे हैं। तो जितना टाइम जो 10,000 दिन है, एक एक दिन कम होते जाता है रोज, तो मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, तो बड़ा कैलकुलेटेड हूँ मैं, इसीलिए मैं कहीं भी जॉब पे भी नहीं गया। कौन फैमिली से दूर जाएगा, 2 साल भी अगर जॉब को गया या 10 साल भी गया तो वो 3,000 दिन कम हो गए जो मैं विदाउट फैमिली स्पेंड कर रहा हूँ। सो बहुत खतरनाक कैलकुलेटेड हूँ मैं। सो इस मामले में तो मैं बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेता हूँ। पैसा बहुत मिला होता अगर मैं जॉब पे गया होता शुरुआत से, तो आज तो करोड़ों का पैकेज भी हो सकता है। टैलेंटेड तो हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि यार ठीक है, पैसा सेकेंडरी है, फैमिली के साथ रहना चाहिए। और मेन चीज है अपने पास, मेरे पास 10,000 दिन है, पेरेंट्स के पास तो और आधे दिन होते हैं। सो खैर ऐसे मैं इमोशनल नहीं करना चाहता, बट सत्य तो यही है कि उनके पास और कम दिन होते हैं। सो जितना हो सके ना पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ रहो। सो बाकी भी घर वालों के साथ तो थोड़ा टाइम उनके लिए भी निकालना चाहिए। ये मेरा सोच है, हर किसी की अलग सोच होती है, कुछ लोगों की अलग सोच होती है, तो सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है, कोई सही गलत नहीं होता। मेरी प्रायोरिटीज अलग है, किसी की प्रायोरिटी पैसा हो सकती है, किसी की रिकॉग्निशन होता है, किसी को लगता है मेरा नाम होना चाहिए, मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊं, तो मैं तो वो भी नहीं चाहता। जितना फेमस होते उतनी तकलीफ बढ़ती है। आज मैं इतने पप्पू के एग्जाम्पल देता हूँ, फिर अनु मुकू के एग्जाम्पल देते रहता हूँ, बहुत फेमस हो गया मैं तो मैं ये एग्जाम्पल नहीं दे सकता, तो मैं सल्लू के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, केडीएस के बारे में नहीं बोल पाऊंगा। सो एक आजादी खत्म हो जाएगी। तो कम रहे, छोटे लेवल पे रहे तो ठीक रहता है, ज्यादा बड़े लेवल पे जाके फिर आजादी खत्म हो जाती है। सो ऐसा थोड़ी अमिताभ बच्चन कहीं भी घूम सकता क्या ऐसा? सो नहीं, तो वो आजादी नहीं रह जाती। लगता बहुत अच्छा है यार, ये कितना सही है, अच्छी लाइफ है, लेकिन मेरे को ऐसी लाइफ ज्यादा पसंद है। अपने हिसाब से रहो, जैसे कपड़े पहनना है पहनो, जैसे आना है आओ, तो ऐसा अपने हिसाब से आजादी खत्म नहीं करना और फैमिली को टाइम देना, ये मेरी प्रायोरिटीज है। सबकी अलग अलग होती है। खैर ये सब आउट ऑफ द टॉपिक बातें हो गई। कभी कभी बताता हूँ मैं, ऐसे जनरली बोलता नहीं, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बातें करता हूँ। तो ऐसा डरो मत, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा इजीली हम कवर कर सकते हैं। और कभी भी डर लगे तो ये सोचना कि अगर ये बन सकता है, ये यानी मैं, या अगर शशांक शर्मा बन सकता है तो मैं भी बन ही सकता हूँ। सो क्योंकि मैं उतना पढ़ता नहीं था, मेरे को 10th में 70% थे सिर्फ, 12th में तो 60 पे आ गया था। सो 60% से 12th पास हुआ हूँ मैं, स्टेट बोर्ड साइंस था वैसे मेरा, बट वो भी 60% से पास हुआ हूँ मैं सिर्फ। सो ऐसा कोई बहुत ऐसा टैलेंटेड, बहुत ये नहीं है कि बहुत पढ़ता था, मैं पढ़ाकू किस्म का इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। सो बस एक है कि अपने को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आपको वो हो गया ना जिस दिन, शर्मा सर अपने आप बोलते भी है, आपको तो नहीं पढ़ा रहे बट वो बोलते हैं जिम्मेवारी का एहसास नहीं है, तो जिम्मेवारी बोलते हो, जैसे हिमावारी जिम्मेवारी तो जिम्मेदारी का एहसास हो गया ना उस दिन, आपको फिर मोटिवेट बाहर से नहीं करना पड़ता, आप अंदर से मोटिवेट होंगे। आपको अगर जिम्मेदारी समझ गई, कोई भी जिम्मेदारी हो सकती, फैमिली के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, वो जो ड्रीम है वो जिम्मेदारी आपको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन वो समझ गई, आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं देना पड़ता। होता है ना कभी कभी स्कूल में एक बच्चा होगा 9th तक के बहुत ही बेकार था पढ़ने में, 10th में एकदम से देखते हो टॉप करने लगता है, वो जिम्मेदारी का एहसास हो गया उसको कि नहीं यार अपने को पढ़ना चाहिए। तो वो एहसास होना चाहिए, उसके बाद फिर कोई कितना भी बुद्धू रहे, कुछ भी रहे, वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा ही। तो वो अंदर से आना चाहिए वो। तो इसीलिए आप वो जिम्मेदारी का एहसास लाओ, आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा। जो शर्मा सर बोलते हैं जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, तो वो सही में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है। तो जिस दिन आप वो चीज समझने लग जाओगे कि बहुत सारे लोग आप पे भी डिपेंड करते हैं, रुके हुए हैं वो आपके सीए बनने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए, तो जिस दिन आपको वो फीलिंग आ जाएगी, उस दिन आपको पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, तो आप खुद से ही मेहनत करना चालू कर दोगे। तो फीलिंग आना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स भी तो चाहते ही है ना कि आप जल्दी से सेट हो जाओ। कई लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कई साल से सिर्फ आपको सेट करने के लिए। तो आपका काम है बस पढ़ाई करके सेट हो जाओ, तो बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे आसान चीज है पढ़ाई करके सेट होना। दूसरे तरह से भी हो सकते हैं सेट, बट वो मुश्किल जाता है। किसी ने पढ़ाई नहीं किया, वो वही काम करेगा तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स है जो सीए नहीं बन पाए, उसका रीजन कुछ और था। जैसे
कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, एक आध सब्जेक्ट में अटक जाते थे, बाकी सब बहुत अच्छा था उनका, बट फिर भी आज देखे तो थोड़ा उनकी सक्सेस पीछे ही है, कम ही है थोड़ी सी। सो वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग के साथ मिलके करते हैं, साइनिंग हम लोग कर लेते हैं, काम वो लोग देख लेते हैं, बट फिर भी एक थोड़ा देखे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अगर पढ़ाई कर लेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, इजीली आगे बढ़ पाएंगे। वो लोग भी आगे बढ़े, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, पुश मिल जाता है। तो पढ़ना सबसे इजी चीज है सक्सेस पाने के लिए। बाकी सक्सेस पाने के और भी रास्ते होते हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे इजीएस्ट थिंग होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर इजीली सक्सेसफुल होगे, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे ऐसा नहीं बोलता मैं। बाकी लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेस में होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं, बट फिर भी पढ़ना एक इजी चीज हो जाती है। तो इसीलिए जिम्मेदारी का एहसास लो और पढ़ाई चालू कर लो। चलो थोड़ा बचा हुआ पढ़ लेते हैं। बेलमेंट को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले, हाँ ये कुछ तो ऑटोमेटिक जो टर्मिनेट होंगे वो दिया है। पहला है एफ्लक्स ऑफ टाइम, अगर वक्त बीत जाता है तो फिर रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं होता, नहीं वो छोड़ो, तो वो तो है ही, लेकिन वक्त बीत जाता है तो बेलमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन काम आ जाता है, तो शायद एक आध जन का हृदय परिवर्तन हो जाए किसी एक का, तो वो भी सफिशिएंट है। अगर मैंने 10 मिनट में किसी को चेंज कर दिया तो इंपॉर्टेंट होती है। एक एक लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी लाइन किसी को कभी भी मोटिवेट कर देती है। एक्चुअल में मेरे को एक मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है कि गीता की एक लाइन है, नथिंग इज परमानेंट, हर चीज के खत्म होना ही है। पहले मेरे को बहुत बुरा लगता था, कुछ खत्म हो गया, लैपटॉप टूट गया, मोबाइल टूट गया, कुछ भी, तो इतना था कि कुछ मैसेजेस, फोटोज डिलीट हो गए तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, आपको भी लगता होगा। तो फोटोज डिलीट हो गई, यार ये डिलीट हो गई, बैकअप चला गया, तो बहुत बुरा लगता था। फिर मैं सोचा यार आज नहीं कल जाना ही था कुछ ना कुछ, तो परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म होना है। एनीथिंग दैट इज परमानेंट इज द चेंज, तो बदलाव होना ही चाहिए, तो बदलते रहेगा। तो वो एक लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। मैं कभी ऐसा अब डीमोटिवेट नहीं होता, जाने दो, जो गया गया, जो है उस पर अपन फोकस करो। सो इसीलिए अब मैं उतना ऐसा पुरानी चीजों से अफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे कोई भी एक लाइन भी आपको मोटिवेट कर जाती कभी भी। सो ये सब जो लिखे होते हैं बहुत काम के होते हैं। जैसे लिखा है, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट, तो वहां लिखा है। सो आप सोचोगे तो आप कर सकते हो, नहीं सोचोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं भी कोई ना कोई लाइन मोटिवेट कर जाएगी। सो पढ़ना चाहिए। तो इफ्लक्स ऑफ टाइम, अगर बेलमेंट का जो पीरियड है वो निकल गया, जैसे आपने बोले थे सर मेरे को आज आपकी गाड़ी की चाबी दे दो, मैं 1 घंटे में आपकी गाड़ी वापस ला दूंगा, तो वो टाइम बीत गया, 1 घंटा हो गया, तो आपने मेरी गाड़ी वापस ला देना चाहिए। तो एज सुन एज द स्टिपुलेटेड पीरियड एक्सपायर्स। अगर कोई पीरियड की बात नहीं है, कोई काम के लिए गुड्स दिए गए, जैसे मैंने घड़ी दिया था रिपेयर के लिए, तो जब रिपेयर हो गई तो वापस कर देना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम। सो फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, सो अगर बेलमेंट को कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था, फॉर एग्जांपल रिपेयर्स के लिए, तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा एज सुन एज द पर्पस इज फुलफिल्ड। एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स, तो ये तो कंप्लीट होके पूरा हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, वो है दोनों केस में। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और खत्म हो गया, लेकिन आगे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के खत्म हो रहा है। सो एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स, अगर बेली कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि बेलमेंट के टर्म्स के विरुद्ध जा रहा है, इनकंसिस्टेंट है, अपोजिट है, तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता, यहां पे करना पड़ता है, इट इज वॉइडेबल। ग्रेटिशियस बेलमेंट, ये कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, बट इफ द प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के कारण लॉस होता है बेली को, तो फिर बेलर इसको इंडेमनिफाई करेगा। डेथ के केस में, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होते हैं, इसमें ध्यान रखना, डेथ में सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट टर्मिनेट होता है डेथ पे। क्यों? क्योंकि ग्रेटिशियस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है, नॉन ग्रेटिशियस नहीं होता। नॉन ग्रेटिशियस तो पैसे के लिए कर रहे हैं, मैंने किराए से कार दिया हूं, ये खत्म नहीं होगा, मेरी डेथ हो गई तो इसमें किराया फिर मेरे घर वालों को दोगे आप और कार उनको वापस ला के दोगे। लेकिन अगर विदाउट मनी मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन पे बेस्ड है। मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं क्योंकि हमारे बीच का वो रिलेशन है, और अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा।
तो ग्रेटिशियस बेलमेंट ये रिलेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए डेथ के कारण ये टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन नॉन ग्रेटिशियस टर्मिनेट नहीं होता। नॉन ग्रेटिशियस डिवॉल्व होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मैंने आपको कार दिया था बेलमेंट के लिए, कार डिस्ट्रॉय हो गई, बेलमेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो बेलमेंट टर्मिनेट्स ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऐसा है। फिर ये एक बार और रीड कर लेते हैं, वैसे पता है आपको, जब आपको कोई चीज छपड़ती है तो आपके क्या अधिकार होते हैं और क्या जिम्मेदारियां होती है। जैसे आप यहां से जा रहे थे, यहां पे आपको 9 लाख का हार छपड़ा, 9 लाख का एक हीरो का हार छपड़ा, आपने उठा लिए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं, लेके भागना नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ट्रू ओनर को ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो वही सब है, तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या रिपीट होता है ये चीज। फाइंडर ऑफ गुड्स इज इन द पोजीशन ऑफ बेली इफ ही हैज टेकन चार्ज ऑफ द गुड्स, अगर उसने गुड्स उठा लिया तो उसकी ये जिम्मेदारियां हैं। क्या क्या? पहला तो पोजीशन, ही हैज अ राइट टू पोजेस द गुड्स अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। याद होगा आपको, इसके ऊपर एक केस भी था, हॉलिन वर्सेस हॉलर, याद है? डिपार्टमेंटल स्टोर, हीरा पड़ा है, हीरा उठाया, सो फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू पोजीशन, ठीक है। तो अगर ट्रू ओनर नहीं मिला तो फाइंडर को अधिकार है उसको रखने का, एंड नॉट द डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर, ठीक है। फिर कॉम्पेंसेशन एंड लीन, अगर पहुंचाने का खर्चा नहीं देगा आगे वाला, आप उसको पहुंचाने गए, उसने वो खर्चा रीपे नहीं किया, तो फिर आपको अधिकार रहेगा, आप उसको गुड्स नहीं दोगे, आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ही इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द ट्रबल एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम to preserve the goods and to find the true owner. He has a lien upon the goods for the payment of those sums. That is, he can refuse to return the goods until they are paid. But he has no right to sue the owner. ये भी आपको पता है, उसको केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। अगर कॉम्पेंसेशन की बात करें तो कॉम्पेंसेशन के लिए उसको लीन मिलता है, बट वो केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड में उसको लीन नहीं मिलता, बट वो केस फाइल कर सकता है। तो वही आगे दिया है रिवॉर्ड। अगर आपको इसका भी डिटेल वीडियो देखना है विद ऑल एग्जांपल्स, तो आप सेक्शन के बदले में डायरेक्टली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़े थे, क्योंकि सेक्शन में आप कंफ्यूज होंगे, वहां पे भी सेम सेक्शन लिखा हुआ है वैसे। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स पढ़ा है, ठीक है। सो रिवॉर्ड के लिए ही कैन नॉट फाइल अ सूट, he cannot file a suit for the expenses he has incurred, but he can sue for any reward. तो रिवॉर्ड के लिए केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लीन नहीं मिलता। which the owner might have offered for the return of the goods lost. तो रिवॉर्ड मीन्स जो इनाम रखा गया है। The right to collect the reward is primary and superior right, even more than the right to seek reimbursement of expenditure. फिर सेल, if the goods found are commonly the subject matter of sale and if owner cannot be found, तो आप बेच सकते हो। कब कब बेच सकते हैं? दो कंडीशन थी, when the thing is of the danger of perishing or losing the greater part of its value, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं तो आप बेच सकते हो, और दूसरा when the lawful charges amount to 2/3 of the value, 2/3 से ज्यादा के आपको पहुंचाने के खर्चे आ रहे हैं तो आप बेच सकते हो। ड्यूटीज ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो बेली है तो जो बेली के ड्यूटीज है वही इसकी भी ड्यूटीज रहेगी, जैसे कि टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, टू रिटर्न करने का राइट रहता है, ड्यूटी होती है, एक्रीशंस रिटर्न करना, एंड अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, और एक और लास्ट वाला है टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर, ठीक है। तो ऐसा है। अगली क्लास में हम प्लेज के बारे में चर्चा करेंगे, और क्वेश्चंस देखते जाओ, इसमें क्वेश्चंस दिए हैं खूब सारे। प्लेज का बेसिक पॉइंट तो बता दिया था, अगली क्लास में बाकी चीजें हम देखते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।